और भी लोगों को ऐड हो जाने दो, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट आपसे समय लेते हैं। आप बताना, लास्ट टर्न को हमने कहा था आपसे रिवाइज करके आने को, करके आए हो? बोलो। यस सर, करा है सर। तो पूछेंगे तो बताओगे फिर? तो ट्राई करेंगे सर। चलो देखो, लास्ट टर्न को हम लोगों ने मोल निकालने के बहुत सारे तरीके को पढ़ा था। सबसे पहला तरीका आपका क्या था भाई? सर मास अपॉन में मोलर मास। मास अपान में मोलर मास। लेकिन अगर एटम होगा तब क्या करोगे? सर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा। हमने कहा कि आप कर रहे हो मास अपान मोलर मास। हमने कहा कि अगर एटम का मास होगा, एटम होगा तब क्या करोगे? नीचे क्या रखोगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास करेंगे ना तो। भाई एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आप बताओ दूसरा कौन सा तरीका बेसिक पढ़े थे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से सर एन निकालने के लिए पीवी बाय आरटी। प्रेशर किस में होना चाहिए, यूनिट बताओ। प्रेशर सर एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, वॉल्यूम प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। लीटर में। आर की वैल्यू बताओ आप जल्दी से। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू है ना। टेम्परेचर आप किस में रखते हो? केल्विन। केल्विन में। अगर आपका किसी पार्टिकल का नंबर गिवन है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर, बिल्कुल सही। कई बार अगर आपको डायरेक्ट मास न गिवन हो, और मास डायरेक्ट ना गिवन हो के अगर आपको वॉल्यूम के टर्म में और डेंसिटी के टर्म में गिवन है, तब क्या करोगे? सर रिपीट करना सर। अगर आपको गिवन मास डायरेक्टली ना देके आपको वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में दिया है तो क्या करोगे? सर डेंसिटी के फॉर्मूले से हम मास निकाल लेंगे और फिर सिंपल मास निकाल के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसके बाद देन मोलर मास से क्या करोगे भाई? डिवाइड कर दोगे। ठीक है। यस सर। इसी तरीके से अगर हम लोग और देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि जो आपका मोलर मास होता है वह डायरेक्टली नहीं गिवन होता, वहां पे वेपर डेंसिटी के टर्म में वह दिया होता है, तो उस समय क्या करोगे भाई? सर वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू में 2 into मोलर मास होता है, तो वेपर डेंसिटी को हम किससे डिवाइड करेंगे? वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलर मास बाई 2, तो मोलर मास की जगह पे क्या रखोगे? 2 into वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो गिवन मास अपन क्या हो जाएगा? 2 into वेपर डेंसिटी। इसके अलावा भाई कुछ डेराइव फार्मूला कोरोना वायरस से रिलेटेड हमने पूछा था, याद आ रहा है? यस सर। याद आ रहा है तो जल्दी बता दो फिर। इसमें सर हम मतलब बैक्टीरिया या वायरसेस का वॉल्यूम लेते हैं। हाँ ठीक है। अगर मान लो अगर सिलिंड्रिकल कोरोना वायरस है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मास कैसे निकालोगे अगर उसका रेडियस और हाइट गिवन है तो? रेडियस और हाइट से हम सर पहले उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से? डिपेंड करता है शेप क्या है सर। यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप है तो पाई आर स्क्वायर एच से करेंगे सर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलिंड्रिकल है तब तो हमने बात की थी, तो पाई आर स्क्वायर एच से आपने क्या निकाल लिया भाई? वॉल्यूम। डेंसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या पता चल गया आपको? मॉलिक्यूलर वेट। मास। और मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया, क्या पता चल गया? अगर वही कोरोना वायरस आपका अगर स्फेरिकल शेप में हो तो क्या करोगे? सर तो सर 4/3 पाई आर क्यूब से वॉल्यूम निकालेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब करोगे, आपको क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, क्या पता चलेगा? मास। मोलर मास से डिवाइड करोगे, क्या पता चलेगा? मोल। लेकिन एक चीज सुनो भाई, कॉपी में से देख के मत बोलना, ईमानदार नहीं रखना एकदम बिल्कुल। पूरी ईमानदारी है। रिवाइज करने के लिए हमने बोला था, अब तुम्हें देख तो नहीं रहे हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी में से स्क्रीन देख के चालू कर दूं बोलना। सर? स्क्रीन चालू कर दूं? मेरी बात सुन रहे हो? ओके सर। चलो तो एक सवाल है सर। इसके अलावा हमारा था भाई एक और तरीका था, अगर क्यूबिकल कोरोना वायरस होगा तब क्या करोगे? सर ए क्यूब लगा लेंगे ना सर फॉर्मूला। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो? ए क्यूब। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ज्यादातर कोरोना वायरस या बैक्टीरिया पे जो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, जो भी रेडियस हाइट या लेंथ गिवन होगा वह एंगस्ट्रॉन के यूनिट में होता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 10 की पावर -10 का पावर सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए।
अगर आप रात को सोए भी रहो और उस टाइम पे भी अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें तो तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से भाई आप बता दो, दो और तरीका हम लोगों ने पढ़ा था। और मोलैरिटी और मोलैलिटी की, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ लीटर से डिवाइड कर देते तो क्या पता चलता था भाई, मोल। और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी से डिवाइड करते थे तो भी क्या पता चलता था, मोल। मेरी बात समझ गए? तो देखो इसको इतना अच्छा से रटो कि अगर तुमसे कोई रात को भी पूछे तो एकदम सब कुछ याद आ जाए। केवल इसको कहने का मतलब ये नहीं कि केवल ये वाला जितना हम तुमसे पूछे हैं, कोई भी तुम्हारा टॉपिक, जैसे कहानी नहीं सुने हो कि जैसे बीरबल वाला, तो अकबर के दरबार में कोई जैसे बाहरी आदमी आया और उसने पूछा कि बताओ भाई कि मेरा लैंग्वेज कौन सा है, और हर भाषा को वह बहुत अच्छे से बोल रहा था। तो उस समय बीरबल ने कहा कि ठीक है भाई, आज नहीं कल बताएंगे। ये सुने हो कहानी? No, sir. वह कब पूछा, वह कब उसकी भाषा को जान पाया? जब वह सोया हुआ था तब, सोते समय, और अचानक से किसी को अगर जगा दो तो वह अपनी भाषा में ही बातें करता है, ठीक है। तो क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता है उस समय सब कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। उस टाइम पे अगर किसी के दिमाग में जो चीजें एकदम बिल्कुल रटी हुई है वही चीजें निकलेगी, बनावटी चीजें नहीं निकलती। उसी तरीके से आपको भी इतना पूरा सब्जेक्ट आपको कमांड होना चाहिए कि अगर आप रात को सोए भी रहो, अगर उस समय भी आपसे कोई पूछे तो तुरंत आंसर बता देना कि हाँ यही होगा, फिर सो जाना आराम से, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़े थे भाई, लास्ट टर्म को क्या पढ़े थे इसके अलावा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यही तो दो चीज पढ़े थे। बोलो, फॉर्मूला आपके ध्यान में होगा मुझे जहां तक लग रहा है। यस सर, है ना। अब देखो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका होता है इस टॉपिक का या किसी टॉपिक का कि वह रट चुका होता है। और जब क्वेश्चन आपका रटा जा चुका होता है, जब एग्जामिनर को वह क्वेश्चन दे रहा होता है, तो फिर वह सोचता है कि इसी क्वेश्चन को अगर हम दे देंगे, ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा जा चुका है कि स्टूडेंट को पूरा ये रटा हुआ होगा, तो वह क्या करेगा उस टाइम पे, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। अब ट्विस्ट क्या कर सकता है, थोड़ा सा उसकी भी बातें करते हैं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन हमने क्लोरीन पे बताया था कि 35 था परसेंटेज उसका था और 37 था तो उसका परसेंटेज था, डायरेक्ट बता दो। थोड़ी सी क्वेश्चन में ट्विस्टिंग हुई, ट्विस्टिंग होके आप क्या पूछ लिया दूसरे वाले क्वेश्चन में कि बोरान का जो आइसोटोप्स है 11 वाला, और एक बोरान का आइसोटोप्स आपको अननोन कर दिया तो उसका एटॉमिक मास नहीं पता, और उस समय उसका एटॉमिक मास आपको पूछ लिया, उसका एवरेज एटॉमिक मास देखिए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन इन दोनों पे जो आपने न्यूमेरिकल किया था उस पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ये भी देखो। एक क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखना। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर, एक क्वेश्चन था सर, वो हुआ नहीं था सर कल, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक का है। क्वेश्चन आप नियरेस्ट जो सेंटर होगा उस पे पूछ लेना, क्योंकि एक लोगों का बताने पे जानते हो क्या होगा, बाकी लोग फिर बैठे रहते। हम आपसे कल भी बताए थे ये बात, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको अगर टाइम मिलता है तो जो भी नियरेस्ट सेंटर, आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा है पहले बताओ। सर मेरा तो सर रोहिणी है। कौन सा सेंटर है आपका नियरेस्ट? रोहिणी है सर, रोहिणी। मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आई। रोहिणी है सर। रोहिणी सर, तो वहां पे जाके आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो एक लोगों का अगर हम मान लो कि डाउट क्लियर करेंगे ना, तो फिर बाकी लोगों का क्या होता है, को बैठे रहते, उनका फिर क्वेश्चन नहीं होता है। और या आज ही का अगर लास्ट टाइम में मिलेगा, जैसे आज ही के अगर हम बिल्कुल पढ़ा लेंगे, लास्ट में होगा तो 1 मिनट में हम आपके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो इधर देखो भाई, इधर अगर हम आपसे बातें करें तो क्वेश्चन एक मान लो कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर हमसे आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि फाइंड परसेंटेज मास ऑफ, फाइंड परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 75% एंड क्लोरीन 37 25%। तो देखो क्वेश्चन वही है
जो आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया और क्या पूछ लिया भाई, क्लोरीन 35% का परसेंटेज मास कितना होगा। तो आप ट्राई करोगे या हम बताएं इसको? तो ट्राई बोलो भाई, ट्राई कर लेंगे। ट्राई करोगे? एक बार कोशिश करो फिर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको बता दें, पहले ये क्वेश्चन आप देख लो। जैसे अगर हमसे क्लोरीन 35 का परसेंटेज मास पूछ रहा है, अगर ये हमसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे भाई, जैसे आप मोल फ्रैक्शन में क्वेश्चन को करते हो कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हो, टोटल को क्या करते हो, नीचे रखते हो। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अगर हमें इसमें देखो तो ये दिया गया था इंफॉर्मेशन और इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करें, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अगर क्लोरीन 35 है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन 35 का हमें क्या दिया भाई, 75% है और इसका एटॉमिक मास 35 है। अपान क्या हो जाएगा, फिर नीचे टोटल को रख दो तो ये हो जाएगा 35 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 37। यहां से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरीके से अगर क्लोरीन 37 भी देगा तो भी कर ले। अगर चाहो तो इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते। जैसे अगर परसेंटेज मास आपसे पूछा जाए तो हम कहो तो इसको फॉर्मूला के टर्म में ला दे रहे। परसेंटेज मास इक्वल टू होगा परसेंटेज मोल इनटू एटॉमिक मास। परसेंटेज मोल इनटू एटॉमिक मास अपान में क्या हो जाएगा भाई, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो परसेंटेज मोल इज इक्वल टू होगा, परसेंटेज मास इक्वल टू होगा परसेंटेज मोल इनटू एटॉमिक मास अपान एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो यहाँ पे जो 75 था वह क्या था भाई, परसेंटेज मोल था। ये क्या था आपका, परसेंटेज मोल था। और ये जो था आपका 35 ये क्या था, इसका एटॉमिक मास, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर है बात ये। और ये जो नीचे लिखे हो एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि जब किसी का भी परसेंटेज पूछा जाता है तो 100 से आप क्या करते हो भाई, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। बताओ कितना आया, बोलो भाई कितना आया आंसर। आंसर कितना आ रहा है, चलो हम ही बता दे रहे हैं। इसका आंसर आ रहा है 73.94%। 73.94% हो गया आपका। बोलो भाई। नो सर, अभी नहीं हुआ, हो गया सर। चलो इसको रफ कर रहे हैं। सर एक बार रिपीट करना। क्या चीज, यही वाला फॉर्मूला या क्वेश्चन? क्वेश्चन सर। क्वेश्चन था कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन 35 इन क्लोरीन 35 75% एंड क्लोरीन 37
25%। तो क्लोरीन 35 को हमें उसका परसेंटेज मास बताना था जब हमें उसका दिया गया होता आइसोटोप्स और उसका परसेंटेज। तो जैसे नहीं पढ़ते हो कि A1X1 अपान क्या हो जाएगा, A1X1 अपान हो जाएगा A1X1 प्लस A2X2। तो यही तो था हमारा। हो गया भाई, बोलो। यस सर। आज तुम लोग बोल नहीं रहे हो। यस सर, हो गया सर। चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन बता रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? सर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला निकालते हैं हम, यूनिफाइड मासेस का कैलकुलेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो लिखना भाई। इट इज एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम, इट इज एक्चुअल numbers of atom present in actual numbers of atom of various element. It is actual numbers of atom of various element present in compound. तो किसी कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज का, और इस ग्लूकोज के एग्जांपल में अगर देखा जाए तो कितने वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं भाई? 3 तरह के। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबको पता है। अब देखो एक्चुअल नंबर्स इनका क्या होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्मूले में। ये होता है 6, ये होता है हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इसी एक्चुअल नंबर की हेल्प से जो आप फार्मूला बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा आएगा वह क्या होगा? C6H12O6। ठीक है। अब देखो जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बातें कर रहे हैं तो यहीं पे हमें इंपेरिकल फार्मूला की भी बात करनी पड़ेगी, और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है उसकी भी बातें करते हैं। तो देखो जैसे अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख लिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पे कह रहे थे कि एक्चुअल नंबर्स होता है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? इट इज होल नंबर रेशियो, इट इज होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम ऑफ एन एलिमेंट, वेरियस एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल या कंपाउंड। प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है। अब जैसे इसी एग्जांपल को फिर से हम देखना चाह रहे थे। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, can you please change the ink? व्हाइट से कोई दूसरा कर दें? No, sir. ये बीच बीच में ग्रीन कलर आया तो वो बोर्ड के सरफेस से मैच कर रहा है। ये वाला कलर हमने जानबूझ के नहीं किया है। उसमें देखो होता क्या है कि कभी जैसे पेन को अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर देते हैं तो व्हाइट कलर होता है, प्रेस करके लिखते हैं तो व्हाइट कलर होता है, और थोड़ा सा लाइट अगर प्रेस होता है तो अपने आप चेंज हो जाता है। तो उसमें हम नहीं चेंज करते, अपने आप हो जाता है। Okay, sir. ये जैसे हम चेंज नहीं करते। चलो हम इसको लिख फिर दे रहे, कोशिश कर रहे कि लिख दे, लेकिन ये अपने आप से चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर जहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ पे बता दो, एक बार हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, बोल भी देंगे, कोई ऐसा चीज नहीं है। ठीक है। अब इधर देखो भाई, सबसे पहले एलिमेंट की बात करें। एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट हमारे कितने तरह के थे ग्लूकोज में? अभी भी वही 3। एक्चुअल नंबर अब नहीं देखेंगे, पहले एक्चुअल नंबर ही देख लो।
एक्चुअल नंबर हमारे पास कितने थे? 6, 12, 6। होल नंबर इसका निकाल लोगे, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो 1, 2, 1 होगा। हमने कॉमन क्या ले लिया यहाँ पे? 6 को। ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले को आप क्या बोलोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा भाई, जल्दी बताओ? CH2O, नहीं तो बना? तो देखो दोनों में सिर्फ डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या डिफरेंस होता है? हम इंपेरिकल फार्मूला में कुछ वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एक्चुअल नंबर होता है वही रहता है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, लेकिन इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला पे कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी बातें करेंगे अभी, लेकिन पहले नोट कर लो तब। भाई सभी लोग टाइम से ऐड हो जाया करो, कई लोग काफी लेट हो रहे हैं, लेट से ऐड हो रहे हैं। हो गया सभी लोगों का? सभी लोगों का हो गया? यस सर। इसको Yes, रिमूव sir. करें फिर। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन से पहले इसी में रिलेशन देख लो। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो भाई, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है, जो अभी आपने देखा था कि जिसको कॉमन लिया जाता है सिर्फ उसी का। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा आपका n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n वही वैल्यू है जिसको आपने कॉमन लिया था ग्लूकोज वाले में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में यही रिलेशन होता है। इस रिलेशन पे भी क्वेश्चन आता है, इसका भी हेल्प आपको लेना पड़ता है कई सारे प्रॉब्लम्स में। हेल्प कैसे लेना पड़ता है? जो ये n है, इस n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें? तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने होगा उसका मास आप निकाल लोगे। जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो आप कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन में, एम्पिरिकल फार्मूला जो आएगा उसका मास आप निकालोगे और इसी को कर दोगे तो आपको n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान में क्या होगा भाई, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो हम n की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास की हेल्प से। एक क्वेश्चन आपके सामने इधर है, लिख रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो तब क्वेश्चन पे आ जाना। सर माइक बंद करने को कह दो। और किसी की सांस लेने की आवाज ज्यादा आ रही है, सही बोल रहे ना? बोलो, थोड़ी सी अपने वॉल्यूम को sir. कम कर लो या माइक बंद कर लो। जब क्वेश्चन पूछना हो या जब हम पूछेंगे तब अपने माइक ऑन कर लेना। एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन
elemental analysis of organic compound contain carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen having weighing 7.3 gram. If 3.6 gram carbon, 0.7 gram hydrogen and 1.4 gram nitrogen are given, then find empirical formula of organic compound. Then find empirical formula of organic compound. तो मुझे लगता है बता दोगे, बोलो। सर आपने ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया सर शायद। हाँ हमने नहीं दिया है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया होता आपको, लेकिन टोटल वेट तो दिया है ना, तो फिर आप उसका निकाल लो, इसीलिए तो नहीं दिया जाता। सर ये हाइड्रोजन का कितना है? 0.7 ग्राम हाइड्रोजन का है, 0.7 ग्राम। और कार्बन का सर 3.6 ग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 3 नहीं पता चल रहा है क्या? यस सर 8 लग रहा है। कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते। 3.6 ग्राम है, 3.6 ग्राम। आप कैलकुलेट करोगे या हमको बताना पड़ेगा? वैसे तुम स्मार्ट हो, कर सकते हो, बोलो। कर रहे हैं सर। चलो भाई, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तब फिर अगले वाले क्वेश्चन को आप करोगे। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बता रहे हैं। एक बार जो तरीका बता रहे हैं आप उसी तरीके से करोगे। हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए तो आप जिस तरीके से मन करे करना, लेकिन शुरुआत में जैसे बता रहे उसी तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने एलिमेंट क्या क्या था भाई, उसको लिखो। आपके सामने एलिमेंट जो है, एलिमेंट वह क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो था ना? बोलो। यस गिवन सर। इंफॉर्मेशन क्या था आपका? गिवन मास क्या था? गिवन मास जो हमको दिया गया था, इसका था 3.6 ग्राम, हाइड्रोजन का था 0.7 ग्राम, नाइट्रोजन 1.4 ग्राम और टोटल वेट था 7.3 ग्राम। क्लियर है? तो जब इन सभी को ऐड करके 7.3 में से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.6 ग्राम। तो देखो, ऑक्सीजन का नहीं दिया होता या किसी एक एलिमेंट का गायब कर देता, लेकिन टोटल उस कंडीशन में आपको दिया गया होता है। अगर एक का किसी का नहीं देगा, इसमें से किसी का भी एक का नहीं दिया होगा, टोटल दिया है तो सभी को ऐड करके उसमें से माइनस कर लोगे तो आपको एक किसी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब सुनो, गिवन मास आपको दिया गया है, एटॉमिक मास सबका पता है। एटॉमिक मास हमको क्या करना है भाई? एटॉमिक मास की हेल्प से मोल को कैलकुलेट करना है। CH2ON आ रहा है क्या सर? क्या चाहिए? CH2ON। नहीं, कहीं आप मिस्टेक करो, फिर से चेक करो। देखो, मोल आप कैसे निकालते हो भाई? मास अपॉन एटॉमिक मास करते हो ना, एटॉमिक मास। यहां पे है आपके सामने 3.6 अपॉन 12, मोल कितना हो जाएगा? 0.3। यहाँ पे आपके सामने कितना है? 0.7,
बाई 1, ये आ जाएगा 0.7। ये जो है 1.4 है, 40 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 0.1। और यहाँ पे आपका कितना भाई 1.6, 60 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया 0.1। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताओ। नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब सुनो मेरी बात सुन लो, तब आप क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता है। देखो सबसे पहले जब इस तरीके का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरीके का आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो जानते हो क्या काम होता है। सबसे पहले काम होता है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आई है उसमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसमें से ये देखो कि सबसे छोटी वाली वैल्यू किसकी है। जो आपने मोल को कैलकुलेट किया उसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। अगर आप छोटी वैल्यू को डिसाइड कर लेते हो कि सबसे छोटी वैल्यू ये वाली है, तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स है हमारे उसको होल नंबर्स में लाना होता है। होल नंबर्स में लाने के लिए छोटी वाली वैल्यू से सब में डिवाइड कर देते हैं। छोटी वाली वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो उस समय हमें क्या होता है, होल नंबर में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करने के बाद भी होल नंबर्स में नहीं आता। जब होल नंबर्स में नहीं आएगा तब किसी न किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डिवाइड करने पे ही आ जाएगा। तो हम यहीं पे कर रहे हैं डिवाइडेड बाई किस नंबर से करोगे भाई 0.1। यही तो छोटी वैल्यू है। अगर 0.3 में 0.1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, बोलो। 0.7 में 0.1 से करोगे तो ये 7 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो अभी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो अब तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया C3H7NO। ये आपका क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, बोलो भाई। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इसको कर लो। तो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रिमूव कर दे। फिर सभी लोगों का हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखना भाई। देखो एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मिनरल हैविंग फॉलोइंग कंपोजिशन। तो आपको एक मिनरल है जिसका कंपोजिशन दिया गया है और क्या बताना है भाई, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बता दोगे, बोलो। ट्राई करते हैं। यस सर। जल्दी से बता दो। जैसे हमने बताया था कि एलिमेंट को आपको रखना है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या रखोगे
यहाँ पे आपको रखना है मॉलिक्यूल को। करो, आप करोगे, केवल हम लिख रहे हैं। आपको मॉलिक्यूल है, परसेंटेज दिया है, और परसेंटेज जो होता है वही मास होता है। परसेंटेज बाय मास के टर्म में होता है भाई, याद रखना हमेशा। तो इसका मास कितना हो गया 56.14, और इसका मास कितना हो गया आपका 43.86। ठीक है, दोनों का मास पता चल गया, दोनों का मोलर मास निकाल लो। निकाल लोगे? बोलो, मोलर मास निकालना आता है आपको ना? Yes, sir. कितना होता है 65, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16। 64, एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो जाएगा 64। तो 161.5 के आसपास आएगा, क्योंकि जिंक का 65.5 के आसपास लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 161.5, और वाटर का कितना होता है भाई 18। तो फिर मुझे लगता है कि मोल सर आंसर है ZnSO4 × 7H2O। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो भाई, यहाँ पे कितना है 56.14, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे देखो क्या है 43.86 बाई 18, इसको आपने सॉल्व किया होगा, कितना आया था वैल्यू भाई, बोलो 0.35। यहाँ पे किए होगे, कितना आया होगा 2.44 के आसपास। फिर आप क्या करोगे, इस होल इसको फ्रैक्शन से आपको होल रेशियो में लाना है मोल को, तो क्या करोगे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 0.35 से ही हमने डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, और यहाँ पे अगर 0.35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7। इसी से फॉर्मूला बन गया एम्पेरिकल। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा ZnSO4.7H2, ठीक है ना? हो गया ये वाला, बोलो। यस सर। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, एक क्वेश्चन और इधर एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। A compound contain 34.8% ऑक्सीजन, ठीक है? 52 पॉइंट हमें दिया गया है, 52.8%। हाँ बोलो। सर माइक ऑफ करवा दो। किसी की आ रही है भाई, आवाज बंद कर दो। What is the empirical formula of compound? तो कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा आपको यही बताना है। मुझे लगता है सब लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, जल्दी से बता दो, क्योंकि जितना जल्दी आप करोगे उतना ही क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे।
कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पर आंसर है C2OH6। आंसर क्या है? C2OH6। Sir, C2H6. सर C2H6O। ठीक है, सही है। तो जो लोग नहीं किए भाई देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तरह के एलिमेंट्स थे आपके सामने। ठीक है, जो परसेंटेज गिवन है वही आपका मास होता है। तो कितना भाई, कार्बन का कितना है 52.2%, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 13%, और ऑक्सीजन है 34.8%। इसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास से जब डिवाइड करोगे तो ये होगा 12, ये 1 और ये 16। मोल निकाल लो भाई। जब हम मोल को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 52.2/12, ये हो जाएगा 13/1, और ये हो जाएगा 34.8/16। ये कितना आया होगा आपका 4.25 के राउंड, बोलो 4.25 आ रहा है ना? ये कितना आ जाएगा 13, और ये कितना आएगा 2.175। क्लियर है सबको? अब सुनो, अब सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे क्या करोगे भाई, डिवाइड। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.175, तो 2.175 से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आ गया C2H6O। ये कर लो, तो दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर रहे हैं फिर। तो 2014 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी एम्पेरिकल फॉर्मूले पे, उसको भी करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको भी एक नोट कर रहे हैं। हो गया ये? बोलो भाई, बोलते रहो थोड़ा सा। अगर हो गया होगा अगला क्वेश्चन नोट करें। सर हो गया। चलो इसको रफ कर दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं फिर। एक क्वेश्चन है आपका 2014 का है, नीट में पूछा गया था। ठीक है, a compound of carbon, hydrogen and nitrogen, ठीक है, contain these element in the ratio 9:1:3.5. calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula if molecular mass is 108. What is the molecular formula? तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कितने लोग बता दोगे भाई?
कितने लोग बता दोगे, जल्दी बताओ। कितने लोग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसका बिल्कुल आंसर बता दोगे? ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। सर आंसर है C6H892। C6H8 92 N2 N2। जी सर। ठीक है, बाकी लोग भाई? किसी की आवाज आ रही है भाई? माइक बंद कर दो अपना, माइक बंद करो, किसी की आवाज आ रही है, नहीं तो फिर हम म्यूट कर दे रहे हैं। माइक बंद करो, तुम्हारी आवाज आ रही है, नहीं तो फिर इधर से म्यूट कर देंगे फिर हम। बाकी लोग भाई करो जल्दी से। देखो एलिमेंट गिवन था, फिर से वही तरीका है हमारे पास, रटा रटा तरीका है एकदम बिल्कुल रटा हुआ। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, 3 तरीके के एलिमेंट थे हमारे सामने, ठीक है। ये 9 था, ये 1 था, ये 3.5 था। इनका परसेंटेज या रेशियो जो कहो ये गिवन है, रेशियो। अब जो रेशियो गिवन है यही मास होता है, तो एटॉमिक मास आपको पता ही होगा किसका कितना होता है। इसका 12, इसका 1, इसका 14। मोल कैलकुलेट कर लो। जब आप मोल कैलकुलेट करोगे तो 9/12 होगा। ये क्या हो जाएगा भाई? 1/1, और ये हो जाएगा 3.5/14। ये कितना आया था? 0.75 आएगा, और ये कितना होगा? 1, और ये आ जाएगा 0.25। सबसे छोटी वैल्यू 0.25, सब में डिवाइड कर दो 0.25। ये भी हो जाएगा 0.25, और ये क्या होगा? 0.25। यही तो हो रहा, बोलो बताओ। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया? 1। क्या बना? C3H4N। ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है भाई सबको? पहले बताओ। यस सर। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, निकाल लो। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 12 + 4 + 14 कितना हो रहा भाई? 54। चलो, n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको पता है? n = क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपान में होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपका था क्वेश्चन में दिया हुआ, ये था 108। ये हो गया 108। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट कर चुके हो, वैल्यू कितनी हो गई? 2। जो ये इंपेरिकल फॉर्मूला आया है उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 × इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 × इसमें कर दोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। हो गया ये? बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन बोले, अब बोले बोल दें? बोल दो सर। Yes, चलो sir. लिखना। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। आगे बोले, यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Calculate empirical formula of hydrocarbon if
if 1.4 gram of this compound, if 1.4 gram of this compound on complete combustion, 1.4 gram of this compound on complete combustion give 4.4 gram CO2, 4.4 gram CO2 and 1.8 gram of water, and 1.8 gram of water. क्वेश्चन नोट हो गया? Yes, sir. तो बताओ फिर एक बार ट्राई करो। जनरल जो फॉर्मूला होता है उसको भी लिखते रहे। कंबस्शन का जनरल फॉर्मूला यही होता है। करो भाई। अपना माइक बंद करो भाई। किसी का आंसर आया क्या? CH2 होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना हो रहा है? CH2 बिल्कुल सही है भाई। बाकी लोग? CF2 ही आ रहा सर। कितना आ रहा है? CH2 ही आ रहा है। चलो तो देखते हैं, बाकी लोग अभी लगता है कि कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जब इस तरीके का रिएक्शंस वाला क्वेश्चन दे या कंबस्शन वाला क्वेश्चन दे तो हमको करना क्या होता है? सबसे पहले हम अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, और कंपेयर किससे करेंगे? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और जो फॉर्मूले में हाइड्रोकार्बन में जो जो एटम है थोड़ा सा उससे। अब हमको देखने से क्या लगा भाई कि यहाँ पे जो हमारे पास है हम लोग कह रहे हैं कि 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 में कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है? देखो एक कार्बन एटम है या 1 मोल कार्बन एटम है? बोलो भाई 1 मोल कार्बन एटम है कि नहीं? मेरी बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से अगर CO2 की मास की बात करें तो 44 ग्राम CO2 का मास होगा 1 मोल के लिए, मोलर मास। उस कंडीशन में 1 मोल जो कार्बन था उसका एटॉमिक मास कितना होगा भाई? 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम कार्बन होगा, ठीक है। लेकिन जो हमने क्वेश्चन बोला था उसमें कार्बन का मास कुछ दिया था क्या? क्वेश्चन में कितना दिया था भाई? CO2 का दिया था 4.4 ग्राम। 4.4 ग्राम था। तो 4.4 ग्राम CO2 में क्या आप मास नहीं बता सकते क्या? कार्बन का कितना होगा? 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम कार्बन। इसी तरीके से दूसरे वाले का मास कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक एलिमेंट का मास पता चल गया, कितना था? 1.2 ग्राम। इसी तरीके से भाई 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 2। 1 मोल अगर वाटर एटम है तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
तो जब 18 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा भाई? 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। और क्वेश्चन में कितना मास दिया था वाटर का? 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल ले रहे हैं? हाइड्रोजन का मास कितना है। तो ये पता चला कि 0.2 ग्राम आ रहा है हाइड्रोजन एटम। यानी हमें दोनों एटम का मास पता चल चुका है, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे? इसका मास है 1.2, इसका है 0.2, मोल निकाल लेंगे। एटॉमिक मास इसका कितना होता है भाई? 12, तो 1.2/12 कर देंगे, इसका 0.2/1 कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 0.1, और ये आ जाएगा 0.2। रेशियो आ जाएगा 1:2 का। और इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2। तो देखो कई बार थोड़ा सा कंपेयर करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, बोलो। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। यस सर। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो हमने सर। दो तीन तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल सिंपल वाला भी था। अगर आपको जैसे कभी मास पूछ ले तो मास भी आप बता सकते हो, इंपेरिकल फार्मूला मास क्या होगा तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम लोग आ गए थे कि n की वैल्यू को फाइंड करके मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे बताया जाता है, इसकी भी बातें हम लोगों ने की। और फिर अगर कोई रिएक्शन के फॉर्म में अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन दे दे तो हम किसी एक एटम का पर्टिकुलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे, और जब एटम का मास पता चल जाएगा तो उसका मोल निकाल के, उसका रेशियो निकाल के हम इंपेरिकल फार्मूले को भी बता लेंगे। तो ये सबको क्लियर है ना? बताओ भाई। यस सर। चलो तो फिर आगे के टॉपिक पे चला जाए। यस सर। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा है वह है स्टोकियोमेट्री। एक और क्वेश्चन बोले क्या? नोट करो इसको अगर करने का मन है तो। यस सर। लेकिन आंसर तुरंत दोगे, देर नहीं करोगे। चलो लिखो, 2 एलिमेंट X and Y, कैपिटल X कैपिटल Y, 2 element X and Y have atomic mass, 2 element X and Y having atomic mass 75 and 16, 75 और 16, 75 and 16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहां तक? यस बोलो सर। भाई, आगे लिखना। गया। दे कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड, दे कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड, दे कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड having 75.8% of X. They combine to give a compound having 75.8% of X. हो गया भाई? यस सर। फुल स्टॉप के बाद लिख देना द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके आपका आंसर मुझे चाहिए। देखते हैं कौन आंसर देता है, किसकी आवाज पहले आती है। X2Y3 सर। X2Y3 बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, सही चीज तो बोल रहे हो। आवाज ही ऐसी। आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जो सही चीजें आदमी जब बोलता है ना तो खूब थोड़ा सा जोश के साथ बोला जाता है। जिसको शक होता है ना वो थोड़ा सा एकदम धीमे धीमे बोलता है, क्या पता सही है गलत है, तो थोड़ा सा वो सोचता है।
लेकिन हाँ, सभी लोगों की बातें कर रहे हैं। जो भी आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हो वही आपका कॉन्फिडेंस है, वही आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो कोई बात नहीं, गलत भी हो चाहे सही भी हो, एक बार कम से कम आप बोलते तो हो ना। इतना तो आपके पास हिम्मत है कि आप उसको बोलते हो। और मोस्टली मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन करेक्ट ही होता है। x2 y3, तो इसको हम बताने नहीं जा रहे भाई। एक का x का परसेंटेज गिवन है, 100 में से निकाल लोगे तो y का परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का परसेंटेज पता चल गया, वही परसेंटेज उसका क्या हो गया, मास। और एटॉमिक मास क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है कितना, 75 और 16। तो बस मोल निकालो, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, हो गया ये। आगे बढ़ा जाए फिर, बोलो। चलो हेडिंग करते हैं। स्टोकियोमेट्री, अब देखो पूरे मोल कंसेप्ट की बात करें, इस पूरे मोल कंसेप्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो ये स्टोकियोमेट्री ही है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टोकियोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है वह ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे कि कंपेयर वाला होता है, एक दूसरे से कंपेयर करके आंसर बताना होता है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने मोल को कैलकुलेट किया, फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया। लेकिन अब क्या कैलकुलेट करोगे, किसी गिवन केमिकल इक्वेशंस में जो वेरियस आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनके बारे में किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और दूसरे के बारे में किसी वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हो, उनके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो आपको स्टोकियोमेट्री को अप्लाई करना पड़ता है। इस स्टोकियोमेट्री को हम लोग कई मेथड से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, स्टोकियोमेट्री की अगर बात करें तो कई मेथड से पढ़ने का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग इसको डिवाइड करते तो हम स्टोकियोमेट्री को आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से कि स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल में आप किस तरीके से कंपेयर करके क्वेश्चन को करते हो। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल, और फिर जब स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल पढ़ लेंगे तब जाके कहीं हम स्टोकियोमेट्री इन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब देखो, स्टोकियोमेट्री इन रिएक्शन हम जब पढ़ेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन करते हो तो रिएक्शन को एकदम बिल्कुल बैलेंस लेके चलते हो, और कई बार ऐसा भी समय आता है आपके सामने कि आप बैलेंस ही नहीं कर पाते हो, आप सोचते हो कि अब क्या करें, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए कि आपको लगे कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक रूल होता है POAC, आप उसको अप्लाई कर दें। और जब अगर क्वेश्चन को जैसे बैलेंस करके पूरा विधिवत क्वेश्चन को करते हैं जैसे, तो वहां पे भी एक रूल आता है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसकी हेल्प से भी करते हैं। तो रिएक्शन वाले को भी अगर हम दो पार्ट में कर दें तो हम लोग क्या करें भाई, एक तो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, इस वाले कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को करते हो, और दूसरा वाला आपका क्या हो गया, POAC, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो देखो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट और POAC ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इसको नोट कर लो, तो फिर एक एक करके आप पढ़ते हैं। कर लिया सर। हो गया, सभी लोगों का हो गया। रुक जाइए सर, एक मिनट। हटा दीजिए सर। चलो इसको रिमूव कर रहे हैं। फिर सबसे पहले हेडिंग करते हैं भाई, स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल, स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल।
बहुत ही बेसिक तरीका है, आप एकदम बिल्कुल जो पढ़ के आते हो वही तरीका है, वही से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल देखो भाई, स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल की बातें अगर हम लोग करें तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि स्टोकियोमेट्री हमें किसके बारे में बताता है। तो ये बताता है, इट टेल्स अबाउट मोल परसेंट और मास परसेंट, मोल परसेंट और मास परसेंट ऑफ वेरियस एटम of an element present in compound या present in molecule, जो देखो किसी एक मॉलिक्यूल में आप पढ़ के आते हो कि बहुत सारे एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उस एटम्स के मोल का परसेंटेज और मास का परसेंटेज हम स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल लो, हम लोग ये वाला लिख के आए थे H3PO4, कहीं पढ़ के भी आए थे, और हमने लिखा था कि H3PO4 में हाइड्रोजन कितना होता है भाई, 3 ग्राम होता है। बोलो भाई, फास्फोरस कितना होता है, 31 ग्राम, और ऑक्सीजन टोटल कितना होगा, 64 ग्राम। टोटल मास कितना होता है, 98 ग्राम। बोलो, ये कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े भी है, याद आ रहा है कुछ? यस सर। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये कह दे स्टोकियोमेट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, थोड़ा सा सुनना। अगर आपसे ये कह दे कि मोल रेशियो बताओ, तो क्या आप नहीं बता सकते किसी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में? या आपसे कह दे कि मास रेशियो बताओ किसी पर्टिकुलर एक एटम के बारे में, तो आप तो बताते हो ना। जैसे जिसके बारे में पूछा जाता है उसको तो हम लोग सम्मान देते हैं, ये तो हमारी आदत है भाई कि जिसके बारे में अगर कोई भी, जैसे अगर जो हमारा गेस्ट होता है उसको सम्मान देते हैं। तो सम्मान देने का मतलब ये होता है कि उसको ऊपर रखते हैं, अपने खुद डाउन हो जाते हैं। तो जैसे अगर H3PO4 है, अगर आपको इसमें से ये कह दे कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज मोल ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन H3PO4 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन का जो मास है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने ऑक्सीजन है उनका जो टोटल मास है उसको ऊपर रखेंगे, और टोटल इस मॉलिक्यूल के मास को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो किसका परसेंटेज आ जाएगा, उस एटम का जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का पता चल जाएगा, यानी 64 अपॉन 98 इंटू 100 कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपसे फास्फोरस का पूछ ले तो क्या करोगे भाई, 31/98 इंटू 100। और इसी तरीके से अगर आपका हाइड्रोजन का पूछे तो क्या करोगे, 3/98 इंटू 100। तो हम इस तरीके से इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो, इसी को हम 2 एप्लीकेशन की हेल्प से आपको बताना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन की हेल्प से, एप्लीकेशन का मतलब इस पे क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं। किसी को दिक्कत हो रहा है ग्रीन से लिखने में, लेकिन वो लिखते समय ही आ जा रहा है। एप्लीकेशन नंबर 1, जैसे अगर आपको परसेंटेज मास कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मास, तो क्या करोगे भाई, मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के बारे में कर रहे हो, मास ऑफ एलिमेंट अपान क्या होगा, टोटल मोलर मास, या टोटल मास लिख सकते हो, या हम मोलर मास कर दें, मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। बहुत ही बेसिक तरीका आप पढ़ के आते हो फर्स्ट वन, एप्लीकेशन नंबर 1 में। ठीक है, जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, तो ये आपको बताना है। और इसी में क्वेश्चन और दे दे रहे, फाइंड परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो जल्दी से बता दो। जल्दी बता दो भाई, मुझे लगता है कि आप बता दोगे। सर यूरिया का फॉर्मूला NH3CONH3। यूरिया का होता है
NH2CO NH2 NH2CO NH2 सर 45.6% किसका? नाइट्रोजन का यूरिया में। बाकी लोग भाई बताओ। सर ऑक्सीजन NaOH में 40% है। 40, हाँ बिल्कुल सही है। और बाकी लोग? बाकी लोग बताओ भाई। सर ऑक्सीजन 40%। पहले वाले का आंसर तो हो गया। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई NaOH में? 16 ग्राम। NaOH का मास होता है 40 ग्राम, इंटू 100 कर दोगे तो। और इसी तरीके से दूसरा वाला क्या है? परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन। 46.66। नाइट्रोजन यूरिया में, यूरिया का फॉर्मूला देख लो, ये होता है 38 होता है सर। NH2CO NH2, तो 28 ग्राम हो जाएगा ना। 28/60 होगा, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, इंटू 100। ये 46.6 के अराउंड आएगा, और ऊपर वाला 40% के अराउंड आएगा। ठीक है, इधर वाला हो चुका होगा, इसको रफ कर रहे हैं। हो गया भाई? बोलो, कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है भाई? आज खाना वाना नहीं खाए हो क्या? हो गया सर। हो गया सर, हो गया। हो गया तो थोड़ा बोला करो। देखो हम लोग कितना बोलते हैं, तुम लोग बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना। ऑनलाइन में क्या होता है, हम तुमको तो देख नहीं रहे, तुम केवल मुझे देख रहे हो। तो कम से कम बोलोगे तो, एक जैसे होता है ना कि तुम बोलोगे तब हाँ तुम्हारी आवाज पहचान जाएंगे कि हाँ ये डेली ये बंदा बोलता है। तो बोलने से कम एक आपस में रिलेशन बनता है ना, केवल आवाज से ही तो है, और क्या है ऑनलाइन में। एक चीज, दूसरा क्वेश्चन सुनो इसी में क्वेश्चन एक और बनेगा आपका। कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर की बातें, जैसे हम लोग कह रहे हैं, अगर किसी एक मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एक एटम का कोई मास दे दे और उस टाइम पे उस टोटल मॉलिक्यूल का मास आपसे पूछ ले, तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन बनता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर। जैसे देखना, अगर आपसे कहें कि भाई बताओ फाइंड मास ऑफ Na2SO4, find mass of Na2SO4 formed from 16 ग्राम सल्फर। तो क्या नहीं बता सकते क्या? बोलो भाई। फाइंड मास ऑफ Na2SO4 formed from 16 ग्राम सल्फर। बता दोगे कि हम बता दें? चलो देखो, Na2SO4 है हमारे सामने, नाइट्रोजन का मास यहाँ पे सॉरी सोडियम का मास कितना है? 46 ग्राम। सल्फर का मास कितना है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना है भाई? 64 ग्राम। सबको क्लियर है ये? बोलो। यस सर। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे 32 ग्राम जब सल्फर था तो टोटल मास कितना आ रहा है? 71 ग्राम तो होगा सर अक्सर। 142 ग्राम हो रहा है टोटल। बोलो। तो जब हमारा 32 ग्राम सल्फर था तो Na2SO4 कितना था भाई? 142 ग्राम Na2SO4 था। अब हमसे कह रहा है कि 16 ग्राम हमने कर दिया है, उस पे आपको मास बताना है। तो कौन सा बड़ी चीज पूछ लिया? बस इसी को आधा कर दिया, तो इसको हम आधा कर देंगे। 71 ग्राम।
तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या होता है भाई, घुमा के इसके बारे में देके उसके बारे में पूछे या उसके बारे में देके इसके बारे में पूछे, बात तो एक ही है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर 71 ग्राम आपको Na2SO4 दे देता, सल्फर के बारे में पूछता तो भी आप बता देते, या सोडियम के बारे में पूछता तो भी बता देते। तो इसी में क्वेश्चन और नोट करो, अगर ये हो जाए तो। हो गया सर, आप क्वेश्चन बोलो। ये हो गया, बोले? हाँ जी सर। यस सर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में बोलना चाह रहे हैं, लिखना इफ 142 ग्राम ऑफ Na2SO4, if 142 ग्राम ऑफ Na2SO4 यस सर। is given, then calculate mass of sodium atom in Na2SO4। कितना होगा? डायरेक्ट है एकदम, बिल्कुल बोलो भाई। 46 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है क्या? अगर हमें मान लो वो दे देता थी, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ये कहते कि इफ 71 ग्राम ऑफ Na2SO4 are given, then how many gram of sodium atom is present at that time, तो कितना हो जाता? 23 ग्राम। तो सिर्फ आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ कंपेयर ही तो कर रहे हो कि ये इतना है तो उस समय ये इतना था, और ये इतना हो गया तो इस समय ये इतना हो गया। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका स्टोइकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल। तो दो तरह के यही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका परसेंटेज मास वाला बनता है, और दूसरा इस तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है इस स्टोइकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट हेडिंग करना स्टोइकियोमेट्री इन रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री इन रिएक्शन, रब कर दे इसको। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग वहां पे बातें कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल, तो वह हमें मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज बताता था, लेकिन जब हम स्टोइकियोमेट्री इन रिएक्शन की बात करेंगे तो ये मोल रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन या मास रिलेशन की बातें हमको बताएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दो कि जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान देना कि रिएक्शन जो भी होगा वह हमेशा बैलेंस होगा। तो यह हमेशा अप्लाई तब करोगे, इट ऑलवेज ऑकर्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही होगा। और एक लाइन और लिखना चाहें, जब रिएक्शन को आप बैलेंस करते हो तो जो उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग मोल मान लेते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करते समय जो नंबर आता है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे।
इसी को कोफिशिएंट मान लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मोल, ठीक है। इसको नोट कर लो, तब फिर इसको एक एक करके आप फिर इसको पढ़ते हैं। हो गया भाई? Yes, sir. सर अभी नहीं हुआ। नोट कर लो, तब फिर करते हैं। सिर्फ कंपेयर करना अगर आपको आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सभी लोगों का हो गया? Yes, sir. अब कंपेयर करते हैं, देखते हैं आप कितना अच्छा से कंपेयर करना जानते हो। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 है। इससे तुम्हारा बना 2NH3, ठीक है। अब अगर सबसे पहले जो रिएक्शन है उसमें देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, और बैलेंस है तो उसका कोफिशिएंट कितना है, आप इसको लिखो कोफिशिएंट। तो आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, और रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही लिखा था। इसके अलावा फिर हमने कहा था कि जो कोफिशिएंट होगा आप इसी को क्या मान लोगे भाई, मोल मान लोगे। तो जो कोफिशिएंट वही मोल, 1:3:2 का रेशियो, बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज और आपसे बात करें, देखो भाई एक अवगेटो का नाम सुने हम लोग, उन्होंने दिया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अवगेटो हाइपोथेसिस दिया था वॉल्यूम के टर्म में। उन्होंने कहा था कि जो नंबर्स ऑफ वॉल्यूम इन गिवन केमिकल इक्वेशंस में होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के या नंबर्स ऑफ मोल के। याद आ रहा है कुछ, कहीं पढ़े हो ये? सर यानी जितना हमारा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है या जितना हमारा नंबर्स ऑफ मोल होता है उतना ही हमारा वॉल्यूम भी होता है, ये एवोगैड्रो ने बताया था, ठीक है। अब सुनो, जैसे अगर हम वॉल्यूम की आपसे यहाँ पे बातें करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम अगर हम ले ले, मान लो एम या लीटर के टर्म में ले, या केवल हम वी के टर्म में चलते हैं, वॉल्यूम को वी के टर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा V, यहाँ पे 3 मोल है तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा 3V, और यहाँ पे 2 है मोल तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2V, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब सुनो, हम मास के टर्म में अगर इनके रिलेशन की बात करें, मास के टर्म में किसका कितना मास है, और मास को हम ग्राम में ही ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन का कितना मास होगा भाई यहाँ पे 28 ग्राम। इस वाले रिएक्शन में जब रिएक्शन को आपने बैलेंस किया है तो वहां पे आपने क्या देखा कि 3 मोल हाइड्रोजन था, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे H2 2 ग्राम का है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 ग्राम हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे है, एक अमोनिया का मास होता है 17 ग्राम, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा 34 ग्राम। हमने मास की भी बातें कर ली। फिर आते हैं वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम को हम 2 तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको STP पे दिया है वॉल्यूम, अब आप बताओगे STP पे अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो 1 मोल के लिए वैल्यू कितनी होती है? 22.4। 22.4। बिल्कुल सही। लीटर में अगर मान लो ये वैल्यू है तब इसका क्या होगा भाई, 3 मोल है तो 3 × 22.4 करोगे, और ये 2 मोल है तो क्या करोगे 2 × 22.4 लीटर। क्लियर है सबको ये वाली? क्योंकि जो जितना मोल है उसी के में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर नंबर्स आपसे पूछे तो, अगर आपसे नंबर्स पूछे तो, नंबर भी तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, नंबर्स और किसके टर्म में भाई, Na के टर्म में। Na के टर्म में ही नंबर्स लिख रहे हैं। 1 मोल के लिए 1 Na, 3 मोल के लिए 3 Na, और यही 2 मोल के लिए 2 Na। तो देखो सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दिया गया होगा उस इक्वेशन की हेल्प से जितना इंफॉर्मेशन हम लिख सकते थे हमने लिख दिया, ठीक है।
यानी हमें क्या पता चल गया, ये इक्वेशन, उसको इक्वेशन दिया जाता है या कुछ ये इस तरीके से देखा कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया गैस, इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो हम उसकी हेल्प से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हेल्प से उस रिएक्शन को लिखेंगे, और इस रिएक्शन को लिखने के बाद फिर उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जितना इंफॉर्मेशन हमें पता था, जिसको हम अपने आप से लिख सकते हैं बिना क्वेश्चन को किए, तो हम उतना लिखेंगे, जैसे कि हमने सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन में हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछें तो फिर बताओगे? बोलो, बताओगे भाई? चलो, सबसे पहले देखना, हम मोल की बात कर रहे हैं, मोल के टर्म में बातें कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहे कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर अमोनिया गैस, if 1 mole nitrogen and 3 mole hydrogen is used in this reaction, then how many mole of ammonia gas will form? तो क्या बताओगे? 2 moles. 2 मोल, क्लियर है सबको? इसी को अगर हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें, अगर आपसे ये कहे कि if V, या ऐसे, if V liter of nitrogen react with 3V liter of hydrogen, then how many liter of ammonia gas will form? तो कितना बताओगे भाई? 2 liters. 3 लीटर। इसी को अगर हम मास के टर्म में चले, आपसे कहे कि if nitrogen and hydrogen react to form ammonia gas, if 28 gram nitrogen and 6 gram of hydrogen are used after the completion of reaction, then how many gram of ammonia gas will form? तो क्या नहीं बता सकते क्या? 34 ग्राम। और इसी को अगर हम एसटीपी के टर्म में चले, आपसे कहे कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया गैस इफ 22.4 लीटर नाइट्रोजन आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ अमोनिया गैस विल फॉर्म? तो आप नहीं बता सकते? 44.8 लीटर। सबको क्लियर है ना ये वाला लाइन? तो देखो, Yes, sir. तो हमने डायरेक्ट जो मोल था, जो वॉल्यूम था, जो मास था, जो वॉल्यूम एसटीपी पे था, हमने डायरेक्ट देखा था। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं होता, कई बार डायरेक्ट भी होता है, कई बार इनडायरेक्ट भी होता है। कई बार क्या होता है कि मोल देख के आपको मास पूछ लिया जाता है, कई बार मोल देख के आपको वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, या नंबर्स पूछ लिया जाता है। अब कई बार प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे के इस रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट में से आपका कोई भी एक की वैल्यू पूछ लिया जाता है। जैसे आप सुनो, आप क्वेश्चन आप बताओगे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि इसी वाले में आपको दिखाई दे रहा है, हम साइड में हो जा रहा है, अगर इसी वाले रिएक्शन में अगर आपसे कहे कि हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप आंसर बोलोगे? बोले? यस सर। चलो, बोला if 1 mole of nitrogen react with 3 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen, then how many सर, of आपकी ammonia आवाज gas 2 बार आ रही है। कोई स्पीकर ऑन किया होगा तो उसकी आवाज इको कर रही होगी। भाई बंद कर दो अगर किसी का स्पीकर ऑन होगा तो। सुनो मेरी बात। सर हाँ बोलो। अब ठीक है, बोल लीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन क्या बोला भाई कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल हाइड्रोजन, देन हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया गैस विल फॉर्म? तो बताओ जल्दी आंसर। 34 ग्राम। 34 ग्राम। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछना चाहते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, देन हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? क्या होगा? 4 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन। क्वेश्चन एक ही है, घुमा के कितनी तरह से भी क्यों ना पूछ ले, कितना भी ट्विस्ट क्यों ना कर ले, आपको आता है, आपको कंपेयर करना आता है। और जब आपको कंपेयर करना आता है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा टाइम लगेगा? फिर सुनो भाई, थोड़ा सा फिर हम बोल रहे हैं, इफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म 17 ग्राम ammonia gas will form, then how many mole of nitrogen and hydrogen are used in this reaction? 2 moles. Hydrogen and 0.5 mole of nitrogen. 0.5 mole of nitrogen and 1.5 mole of hydrogen. क्योंकि हमने मास को जब क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो मास को जब हाफ करेंगे तो मोल भी तो हाफ हो जाएगा, उतना ही यूज हुआ होगा। मेरी बात क्लियर है? Yes sir. इसी तरीके से
अब अगर हम मास का और वॉल्यूम का कंपेयर करना चाह रहे हैं, अब सुनना, अब अगर आपसे कोई कहे देखो भाई स्पीकर किसी का ऑन है, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ अमोनिया गैस विल फॉर्म एट एसटीपी, तो क्या आप आंसर नहीं बता पाओगे? 22.4 लीटर। सबको क्लियर है? 22.4 सबको क्लियर है? यस सर। चलो तो क्वेश्चन किया जाए फिर। यस। चलो एक क्वेश्चन नोट करना, 1 मिनट से पहले इधर ही लिख रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन आपको सिंपल से दे रहे हैं, तब फिर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल सा दे रहे हैं, इसी वाले पे दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ये कंसेप्ट क्लियर है केवल। सर ये रीड वाला दिक्कत कर रहा है ना? 10 लीटर। यस सर। ये अपने आप से आ जाता है, ये अपने आप से आ जाता है। कभी कभी जैसे क्या होता है कि लिखते समय पेन प्रेस करके आदमी नहीं लिखता। ठीक है, 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विद 30 लीटर हाइड्रोजन, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ अमोनिया गैस विल फॉर्म? 20 लीटर्स। तो सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर। और अभी हमने आपको एक क्वेश्चन और बोला था, थोड़ा सा आपके अगर दिमाग में हो तो इसी वाले क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है जो लिख रहे हैं, आप ही के एग्जाम में पूछा गया। पहले मेडिकल का एग्जाम होता था सेपरेटली, उसी में पूछा गया 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विद 30 लीटर हाइड्रोजन, then how many liter of ammonia gas will form? या अमोनिया लिखे हैं, देख लेना भाई आप। then how many liter of ammonia gas will form if 50% completion of reaction? 50% completion of reaction, 10 लीटर। 50% completion of 10 लीटर्स। बिल्कुल सही। इस टाइप से तो देखो यहाँ पे जैसे हमने आपको 50% वाला क्वेश्चन एक पूछा था, तो इसी वाले क्वेश्चन को अगर हमने लिख के उसमें 50% कर दिया तो आप समझ जाना। तो देखो अभी तक आपसे सिर्फ और सिर्फ ओरली पूछ रहे थे, हमने इसलिए जानबूझकर इसको दिया ताकि आप इसको नोट कर लो कि जब आप रिवाइज करोगे क्वेश्चंस को या अपने थ्योरी को, तो उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर 100% पे इतनी वैल्यू है, जस्ट उसका 50% कर रहे हैं तो कितनी हमारी वैल्यू आएगी। तो ऊपर वाले में कितना होगा भाई? अगर ये 10 है, ये 30 है, तो ये 20 होगा। और जस्ट नीचे वाले में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा भाई? हाफ। आधा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बोले फिर, अगर ये सभी का हो गया हो तो, क्योंकि इसको हम फिर आपको बताएंगे नहीं। यस सर। ये आपके लिए सिर्फ दिए हैं कि आप इसको कर लेना कॉपी में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो सब कुछ याद आता है, लेकिन जो ही 1-2 महीने के बाद की बात होती है तो पता चलता है कि आप बहुत सारी चीजों को मिस कर चुके होते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिख दिया था। एक क्वेश्चन नोट करना फिर, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 कैलकुलेट
the mass of, calculate the mass of KClO3 necessary to produce (67.2 liter of oxygen at STP. From given equation. Given equation भी दे दे. एक बार ट्राई करो भाई सभी लोग, ईमानदारी से एक बार, अगर जहां तुमने ट्राई किया आंसर अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले बताया था इसको बैलेंस करो और सारे इन्फॉर्मेशन को लिख डालो, क्वेश्चन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो करके बताओ, देखते कौन बताता है जल्दी। टू मोल्स ऑफ KClO3 बनेंगे। KClO3 का मास आपको बता दें। दो 370.5 ग्राम 370.5 ग्राम। लेकिन थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को चेक करो, मुझे लगता है कि आंसर सही नहीं है। 227 ग्राम सर। 245 जिनका आ रहा है वो सही है। बाकी लोग भाई चेक कर लो अपना। बाकी लोग अपना चेक करो भाई, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। हमने कहा था कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जितने इंफॉर्मेशन आपको अभी इसके पहले वाले इक्वेशन में बताए हैं उसी को आपको एक एक करके नोट करना है, और उसको अगर नोट करोगे सारा अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, तो ये जब 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल होगा, ये 3 मोल होगा। क्लियर है सबको? बोलो। अब बताओ, इसका अगर हम मोल की बात करें तो ये कितना मोल हो गया? 2, ये भी 2 और ये 3 मोल। मास की बात करो भाई, मास की बात, मास निकालोगे तो कितना होगा? पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और इसका 48, टोटल हो जाएगा 122.5। ठीक है, यानी ये कितना हो गया? 245। ये 245 हो गया। अब सुनो, इधर हमें मास की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो इसका भी मास लिख लो। इनका मास निकालोगे तो कैसे होगा भाई? 35.5 प्लस 39, क्लोरीन का था और ये इसका था, और इसका हो जाएगा 3 × 32। इसका भी मास पता चल जाएगा। वैसे हमें जब प्रैक्टिस हो जाती है तो जो दिया होता है डायरेक्ट उसको लिखते हैं, सबका लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी हमने क्या कहा था कि जो अभी आपको बताए थे वे सभी इंफॉर्मेशन को लिख लो, अपने आप आंसर हो जाएगा। आपने मोल लिख लिया, मास लिख लिया, हम वॉल्यूम को कुछ इधर लिख रहे हैं, और वॉल्यूम कौन सा वाला भाई? STP पे वाला। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड का आप वॉल्यूम लिखते हो क्या? KClO3 जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसका आप वॉल्यूम लिखोगे? नहीं लिखोगे, नहीं होगा। इसका भी KCl कभी लिक्विड में भी होता है, कभी सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। तो अगर मान लो ये है तो 2 × 22.4 है, अगर लिक्विड के फॉर्म में है तब। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है भाई? 3 × 22.4 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना मोल है? 3 मोल। यहाँ पे ऑक्सीजन का मोल कितना आ गया?
67.2 सॉरी वॉल्यूम कितना आ गया 67.2 लीटर एसटीपी पे। यही तो हमसे पूछा जा रहा था, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 नेसेसरी टू प्रोड्यूस 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उस समय KClO3 का मास कितना था, तो आपको देख के पता चल गया। बोलो नहीं पता चला? यस सर। जब हमारा ये 3 मोल था तो 3 मोल के लिए इतनी वैल्यू बनी, तो उस समय इसका मास कितना था भाई 245 ग्राम। तो क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट सब इंफॉर्मेशन लिखना था, आपका आंसर तो अपने आप आ गया। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और किया जाए। यस सर। लिखना इन द रिएक्शन, तो कोई क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी स्टेप वाइज कर रहे हैं। इन द रिएक्शन, और रिएक्शन है जिंक सॉलिड के फॉर्म में है, हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्म में है, और इससे आपको मिल रहा है जिंक आयन एक्वस फॉर्म में प्लस H2, और H2 जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस measured at STP is produced when और यहाँ पे जिंक का दे दिया है, जिंक इज इक्वल टू 65 यूनिट के फॉर्म में, यानी मास दिया है, तो आपको बताना है जिंक का 65 ग्राम होता है, उसको लेके आपको बताना। यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है आपको, अभी तक जितना हमने बताया है सिर्फ उसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं। थोड़ा सा भी आपको इतना ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसको आप कर ना सको। तो अभी बहुत बेसिक तरीके पे अब अभी हम लोग चल रहे हैं। जल्दी से आंसर बताओ इसका। $2.24 लीटर। 2.24 लीटर। बाकी लोग भाई 2.24 लीटर। सबको क्लियर है? Yes, sir, 2.24. इधर देखना, जो लोग नहीं किए भाई देख लो इधर। इससे बना है आपका Zn+2 प्लस H2 गैस। जिंक का मास कितना था 65 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम, केवल हम जिसके बारे में दिया गया, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी को ले रहे हैं। वॉल्यूम यहाँ पे जिंक का नहीं रखेंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, एसटीपी वाले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितना होगा भाई 22.4 लीटर होगा एसटीपी पे, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू है। अब हमसे ये 65 था, 8 जैसा लग रहा है, 65 है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि देखो 65 में जब 22.4 लीटर था, तो हमसे कह रहे हैं कि 6.5 में कितना होगा ये बताओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, बस यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 2.24 कर देंगे। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन और बोले, बोलो।
चलो क्वेश्चन लिखना। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is burnt with 1 gram of magnesium is burnt with, burnt का स्पेलिंग है BURNT, burnt with 0.56 ग्राम O2, 0.56 ग्राम O2 in a closed vessel. 1 gram of magnesium is burnt with 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Full stop. Which reactant is left in excess and how much? देखो अभी लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग नहीं पढ़े हैं, फिर भी मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। आपके और जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो आ चुका है, नीट और जेई में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सभी लोगों का? बोलो। यस सर। क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ब्रंट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, फुल स्टॉप। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच? ऑप्शंस भी आपको बता दें क्या? ऑप्शन नोट करो। ऑप्शन में ए ऑप्शन में है मैग्नीशियम 0.16 ग्राम, ए ऑप्शन में है मैग्नीशियम 0.16 ग्राम, बी ऑप्शन है आपका O2 0.16 ग्राम, बी ऑप्शन में है O2 0.16 ग्राम, सी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम 0.44 ग्राम, मैग्नीशियम 0.44 ग्राम। सी ऑप्शन क्या था सर? ऑप्शन में है, क्या कह रहे हो? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है मैग्नीशियम जो है उसका मास दिया है 0.44 ग्राम, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है उसमें है ऑक्सीजन O2 0.28 ग्राम, ऑक्सीजन 0.28 ग्राम। जल्दी से आंसर आप बताओ, कैलकुलेट करो। सर मैग्नीशियम बचेगा 0.72 ग्राम। 0.72 ग्राम। 0.17 ग्राम, 72 सर। 73 ग्राम। यस सर। कोई ऑप्शन में है ही नहीं ये। किसी ऑप्शन में ये है क्या? 4 नहीं भाई, दोनों लोगों का गलत है। फिर से चेक करो अपना, कहाँ गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर ही रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो थोड़ा सा चेक करो। एक बार चेक करो कहाँ पे गलती कर रहे हो। दिखा गलती कहाँ पे हो रही है, या बोलो तो हम बताएं फिर। हम बताएं क्या? सर मैग्नीशियम बचेगा एक्सिस में 0.16 ग्राम। हाँ ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन है। हाँ देखो भाई, बाकी लोग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया गया है आपसे क्या कह रहा है, मैग्नीशियम को ब्रंट करवा रहे हो, इसका मतलब उसका कंबस्शन कर रहे हो। और जब भी कंबस्शन किसी का भी होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे मैग्नीशियम का तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। बोलो ये क्लियर है सबको? यस सर। अब हमको क्या करना है भाई, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम है, मैग्नीशियम भी 1 एटम है, बट इस वाले में 2 एटम है, तो हम क्या कर देंगे, हाफ मोल कर देंगे। ये क्लियर है सबको? अब आगे देखना, जब ये 24 ग्राम था
ये 16 ग्राम यूज हो रहा है, तो ये कितना ग्राम बना भाई? 24 प्लस 16 ग्राम। बोलो, यही तो हो रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्वेश्चन 16 ग्राम पे नहीं बताना, आपको क्वेश्चन बताना है कि 0.56 ग्राम अगर ऑक्सीजन गैस का यूज हो रहा है तो उस समय कितना ऑक्सीजन है। तो ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, बताओ? ये कौन सी बड़ी क्वेश्चन है कि जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, कि हमको कोई दिक्कत होगी? सब कुछ तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब इसका मास 16 ग्राम था ऑक्सीजन का, तो उस समय मैग्नीशियम कितना था? क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन के मास से रिलेशन देखना है, क्योंकि इसी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ऑक्सीजन के मास, इतने मास में कितना मैग्नीशियम यूज होगा, हमें कैलकुलेट करना है। तो 16 ग्राम ये था, तो मैग्नीशियम उस समय कितना था? 24 था। 24 ग्राम क्या था भाई? मैग्नीशियम था। तो जब 1 ग्राम की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 24/16 ग्राम मैग्नीशियम। और इसी तरीके से फिर आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है 0.6 ग्राम ऑक्सीजन का, तो उसमें कितना हो जाएगा भाई? 24/16 इंटू 0.56। बोलो, यही तो होगा। ये कितना आ रहा है? ये वाली वैल्यू कितनी आई? 0.84। 0.86 ग्राम। यानी हमें पता चल चुका है जब हम 0.56 ग्राम मैग्नीशियम का यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, उस टाइम पे 0.56 ग्राम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो उस टाइम पे हमें मैग्नीशियम कितना यूज हो रहा है? 0.86 ग्राम। शुरुआत में क्वेश्चन में दिखना कि लिखा हुआ कि 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम को लेके आप चल रहे हो और उस 1 ग्राम में से 0.86 यूज हो चुका है, तो बचा कितना भाई? अगर 0.86 ग्राम मैग्नीशियम यूज हो चुका है इतने ग्राम ऑक्सीजन में, तो कितना बचा? 1 माइनस 0.86 नहीं है, 0.84 है। 84 है। यस सर, तब 1.6 आया, वो 0.16 आया। तो ये करके देख लेना कितना आ रहा है। आपने जो बताया वही हमने लिख दिया था। तो अब यहां से क्या होगा भाई? 1 में से क्या करोगे? 0.84 को आप माइनस करोगे। बोलो, और ये माइनस करोगे तब जाके क्या होगा आपका? 0.16 ग्राम आएगा। और ये भी किसका आएगा? मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम ही शुरुआत में 1 मोल लेके हम चले थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का। ये कौन सा कठिन क्वेश्चन था? लोग कहते हैं अरे बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया था। कौन सा टफ क्वेश्चन है भाई? हमको तो बस सिर्फ ये देखना है कि कंपेयर करना, अगर हमको आता है बस हम कंपेयर कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सिर्फ आपको यही करना है। तो देखो भाई, आज के लिए बस, हाँ बोलो। सर वो ना बच्चे वेटिंग में थे, वो कह रहे थे ऐड करने को, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कब? अभी? देखो हम जानते हो क्या करते हैं, वेटिंग रूम में है सर। किसी का नेटवर्क अगर थोड़ा सा वीक होगा तो हो सकता है कि वो बाहर हो जाता होगा, तो बार बार हम उस पर नहीं देखते कि कोई वेटिंग में भी है। जैसे हम शुरुआत में ऐड कर लिए थे, फिर हो सकता है कि किसी के नेटवर्क इशू की वजह से वह वेटिंग से बाहर भी हो जा रहा होगा, तो अब उस पर ध्यान नहीं जा रहा था कि कोई वेटिंग में भी, इसीलिए वेट नहीं कर पाए, उसको ऐड नहीं कर पाए। तो देखो भाई, अगर हम लोग जैसे इसकी बातें कर रहे हैं कि स्टोकियोमेट्री क्या होता है, तो स्टोकियोमेट्री के बारे में और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी तक देखा भी है, और आगे चल के मुझे लगता है कि 2-4-10 क्वेश्चन को और भी अभी देखेंगे जब लिमिटिंग रिएजेंट और पीओएसी को कंप्लीट कर लेंगे तब। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जो कुछ भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है आप उसको सॉल्व करते रहना, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपके टच में बनी रहे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं था? बताओ। नो सर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। बस इतना ही। चलो बस इतना ही, ठीक है। तब बाय बाय सभी लोगों को मेरी तरफ से, टाटा बाय बाय।